हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे बजट इन पार्लियामेंट। जब हम बजट के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में ये चीज आता है कि बजट एक्चुअली है क्या, और बजट पार्लियामेंट में जो स्थापित होता है, उस बजट का आधार क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसके बैकग्राउंड के बारे में, और बजट को किस तौर से पेश किया जाता है और कौन पेश करते हैं, और इसके सभी प्रावधान के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। बजट बजट एक ये जो वर्ड है बगेट, जो कि के फ्रांस के कंट्री से ये वर्ड लिया गया था। जो बोलते हैं फ्रेंच वर्ड है ये, क्योंकि फ्रांस में जो लैंग्वेज चलता है उसे फ्रेंच बोलते हैं। और उस फ्रेंच वर्ड का एक है मीनिंग है बगेट। बगेट का मतलब है कि एक लेदर वाला बैग। तो इसके तौर से ये बजट शब्द का उत्पत्ति हुआ। लेकिन हमारे जब भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का कोई स्पर्श विवरण नहीं है। अगर देखा जाए संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बजट को परिभाषित किया गया है, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का शब्द ही नहीं है। इसमें बोला गया है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो जब हम फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर जब हमारा शुरू होता है, एक साल में एक बार ही बजट होता है। लेकिन जो बोलते हैं सेशन 3 बार होता है, विंटर सेशन, समर सेशन और मानसून सेशन। ये तीनों सेशन के बारे में सुनते ही होंगे। लेकिन बजट एक साल का बजट होता है। तो एक साल का बजट मतलब क्या, जनवरी 1 से दिसंबर 31? नहीं, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, जो कि पहले साल के अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, इसे बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। और इसी फाइनेंशियल ईयर को जो है हमारा 12 महीने को एक एक क्वार्टर में डिवाइड किया गया है। अप्रैल मई जून इसे पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इट इज द थर्ड क्वार्टर, एंड जनवरी फरवरी मार्च ये फोर्थ क्वार्टर। इसी तौर पे ये चारों क्वार्टर में डिवाइड किया गया है। तो आर्टिकल 112 में ये मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हम बजट के रूप में जानते हैं। आर्टिकल 113 इसमें बोला गया कि जो हमारे बजट है, इसमें जो खर्चा होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर, वोटेड एक्सपेंडिचर, इसके बारे में ये बोला गया है। तो अब हम समझते हैं बजट एक्चुअली है क्या। जब हम बजट के बारे में सुनते हैं तो हमारा बजट कितने बजे, ज्यादातर देख रहे होंगे कि आज के डेट में 11 बजे बजट ये हो जाता है। लेकिन ऐसा पहले पहले ऐसा नहीं था। अगर देखेंगे 2000 हमारे भारत इंडिपेंडेंस होने के बाद 2000 तक करीब हमारा बजट जो है 5 बजे ज्ञापन होता था पार्लियामेंट में, लोकसभा में। लेकिन 2000 से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आए, वो बोले कि ये नहीं, बजट जो बोलते हैं कि हम 11 बजे ही, मॉर्निंग के 11 बजे ही, 11 AM को हम बजट का उपस्थापना करेंगे। तो ये 2000 से अभी तक चल रहा है कि ये, जैसे कि उस वक्त पे और एक चीज भी था। 2017 तक भारत में जब भी बजट पार्लियामेंट के सामने स्थापन हुआ है तो वो फरवरी लास्ट तक होता था। लेकिन 2017 से ये फरवरी के 1 फरवरी में बजट उपस्थापना होता है। तो ये 2017 से ये हुआ। जैसे कि हम कुछ सालों पहले सुनते थे रेलवे बजट एक अलग है, जनरल बजट एक अलग है। तो इसके लिए मैं ये बात बोलूंगा कि 2017 तक ये जो बजट था, 2 बजट के रूप में भारत में ये होता था। एक था रेलवे बजट, दूसरा था जनरल बजट, जो कि 2017 से रेलवे बजट जनरल बजट से मर्ज कर दिया गया। इसके लिए ऐसे जो बोलते हैं कि ऐसे इजी नहीं था मर्ज करने के लिए, इसके बारे में भी हम टोटल डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया 2017 में। तो सेंट्रल बजट, एक्चुअली सेंट्रल बजट है क्या? फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग और जितने सारे मिनिस्टर हैं, जितने सारे मिनिस्ट्री है, तो इन सब के बीच जो बोलते हैं कि बजट के बारे में ये होता है कि विचार विमर्श होता है बजट स्थापना के लिए, कैसे जो बोलते हैं हम सेंट्रल एक बजट प्रिपेयर करें। फिर होता है बजट का एक डिवीजन होता है, जो कि सिर्फ बजट बनाने का काम देखता है, जो कि सिर्फ बजट बनाने का काम ही देखता है। बजट डिवीजन इज द नोडल एजेंसी,
जो बजट बनाने के लिए काम में महत्वपूर्ण योगदान करता है। जो है कि हमारा जो न्यू गाइडलाइन है, एक्सपेंडिचर के ऊपर ये सब जो बोलते हैं कि बजट के ऊपर ये होता है। एक बार जब बजट जो बोलते हैं कि जब बनता है, ये बनता कहाँ पे है, जो कि है रायसीना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक के रायसीना हिल्स में। ये एक रहता है बजट सर्कुलर टू द एवरी मिनिस्ट्री, जो कि हर एक मिनिस्ट्री को ये करीब बजट बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है सितंबर से, और बजट ये होता है 1 फरवरी से, जो कि 2017 से चल रहा है। लेकिन पहले ये होता था कि फरवरी लास्ट में बजट स्थापना होता था। लेकिन हर एक मिनिस्ट्री को एक जो बोलते हैं सर्कुलर जारी किया जाता है, एक नोटिस जारी किया जाता है, तो कितना कितना खर्चा हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उन सब का विवरण दो और क्या रहना चाहिए इसका लिए। ये करीबन शुरू हो जाता है सितंबर के वक्त से ही। और ये जब बजट नवंबर के वक्त जब आता है, ये रायसीना हिल्स में पहुंच के ये नॉर्थ ब्लॉक में जो हमारे मिनिस्ट्री हैं, जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री हैं, एक्सपेंडिचर सेक्शन के जो हैं, फिर उसके बाद हमारे जो इकोनॉमिक्स हैं, ये सब मिलके जो बोलते हैं कुछ कुछ विभाग हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्शन है, जो कि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है, इन सब के साथ मिलकर डिस्कशन करते हैं नवंबर के वक्त पे। यहाँ पे डिस्कशन होता है कि क्या कैसा बजट बनाना चाहिए, क्या ये होता है। जर्नलिस्ट से भी बात करते हैं कि इन सब बजट के ऊपर क्या होना चाहिए, कि जो कि हमारे फ्यूचर का जो 1 साल है, हम बजट के ऊपर ये करेंगे। ये सब डिस्कशन होता है नॉर्थ ब्लॉक के रायसीना हिल्स में। ये हमारा नवंबर से ये शुरू हो जाता है, लेकिन ये बजट बनने का सिलसिला सितंबर के वक्त से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे जो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, और ये होता है जो ये जो बजट बनाने का काम होता है एक्सपेंडिचर के बारे में, जो एक 2 सेक्शन होते हैं। देखिए, एक चीज है कि जब हम खर्चा करते हैं उसके लिए अलग हिसाब रखते हैं, जो हम इनकम करते हैं उसके लिए अलग हिसाब रखते हैं। और जो अगर हम कंट्री के लेवल में देखेंगे, कंट्री का इनकम कहाँ पे है, टैक्स से इनकम करता है। तो टैक्स के लिए जितना कंट्री में टैक्स से जो कलेक्ट होता है पैसा, उसको बजट के और पे पेश किया जाएगा, पहला। और दूसरा है कि जो एक्सपेंडिचर, ये खर्चा कितना करेगा इस बजट के तौर पे, कि हम 1 साल तक भारत कितना खर्चा करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके लिए जो 2 टीम होता है, पहला टीम होता है एक्सपेंडिचर सेक्शन और दूसरा टीम होता है टीआरयू। इन दोनों का काम होता है कि एक एक्सपेंडिचर के ऊपर जो बोलते हैं कि हिसाब रखेगा, और दूसरा होता है कि हमारा टीआरयू जो है कि टैक्स रिसर्च यूनिट, वो टैक्सेशन के ऊपर जो बोलते हैं कि ये सुझाव देगा। ये 2 यूनिट बजट के वक्त पे, ये 2 यूनिट बजट के लिए भी सलाह देते हैं, और जो बोलते हैं ये टैक्स के रिलेटेड और वो एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, ये 2 यूनिट अपने विचार विमर्श करके और एक रिपोर्ट देते हैं, जो बजट के जो कमिटी होता है, बजट डिवीजन को जो होता है। फिर लेकिन अगर देखा जाए, जो ये बजट बनता है, तो अगर मिनिस्ट्री लेवल में बनेगा तो ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर का ज्यादातर जो बोलते हैं दबाव यहाँ पे होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ प्रावधान है जहां पे भी बोला गया कि जॉइंट सेक्रेटरी के कस्टडी में ये बजट का जो डॉक्यूमेंट है ये रहेगा, और ये नो फाइनेंस मिनिस्टर टेक द ब्लू सीट। ब्लू सीट क्या है? जो बजट का जो एक सीट होता है उसे हम बोलते हैं ब्लू सीट, जो कि बजट का डॉक्यूमेंट्स होता है, बजट के ऊपर जो बोलते हैं जो लिखा गया है वो बजट के लिए होता है। ये सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर रहता है, जो जॉइंट सेक्रेटरी के कस्टडी में रहता है, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी कस्टडी में नहीं रह सकता, क्योंकि ये रहेगा तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, बोला जा सकता है कि ये बजट। तो इसीलिए इसको जो बोलते हैं सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में रखा जाता है। एक्चुअली ब्लू सीट ड्राफ्ट किया है, जो ब्लू सीट जो है, हम जब बजट में देखते हैं कि ब्लू सीट के लिए ये एक बजट का दस्तावेज रहता है, वहां पे 2 चीज मेंशन किया जाता है। एक है कि बजट प्रोपोजल, कि इस बजट में क्या क्या प्रोपोजल है। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो ईयरली गवर्नमेंट का खर्चा है, इसके ऊपर वो लिखा गया होता है वो बजट में। फिर उसके बाद जो हमारा जब हम सब जानते हैं कि एक हलवा सेरेमनी जो है, जो कि बजट के वक्त पे ये बोला जाता है, जो कि नॉर्थ ब्लॉक में वहां पे ये किया जाए। हलवा सेरेमनी जब शुरू होता है, उसी से आफ्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो जब कि हलवा सेरेमनी शुरू हो जाता है, उस वक्त से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि है करीबन 100, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स के हो, ये सब हो, जो कि इन लेवल के जो 100 कर्मचारी होते हैं, करीबन 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 100 लोग 10 दिन तक जो बोलते हैं कि अपने फैमिली के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बोलते हैं कि बहुत गोपनीय रहता है। तो इसीलिए बजट को एक
गोपनीयता डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी ये किया जाता है। तो इसीलिए जब नॉर्थ ब्लॉक, ये जो बजट का जो हमारा पेपर है, ये हमारा प्रिंटिंग होता है नॉर्थ ब्लॉक के प्रिंटिंग प्रेस में। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट विद देयर फैमिली ऑल्सो, मतलब कि हम फैमिली के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते जब हम बजट बना रहे होते हैं जो 100 एम्प्लॉय होते हैं। तो उसी वक्त उन 10 दिन तक जो बोलते हैं उन्हें वहीं पे रखा जाता है। उसी उसी वक्त को बोला जाता है कि जो 100 दिन का जो 100 मेंबर्स हैं 10 दिन तक जो रहेंगे पूरे, किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं, नो मोबाइल फोन, नो फैमिली कॉन्टैक्ट, किसी के साथ नहीं, इसी चीज को बोला जाता है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में भी आता है, हलवा सेरेमनी किस टर्म में यूज होता है, बजट के टर्म में हलवा सेरेमनी यूज होता है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं था बजट। भारत में अगर देखा जाए 1924 से लेके 2016 तक दो बजट होता था। एक होता था रेलवे बजट जो आप जानते होंगे, दूसरा है कि जनरल बजट जो कि आज के डेट में हम बजट देखते हैं। लेकिन 2017 से ये दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया। क्यों रेलवे बजट बना था इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। 1921 में जब एकवर्थ कमेटी बैठा था, एकवर्थ कमेटी का ये रिकमेंडेशन था जो कि 10 मेंबर्स कमेटी थे, वहां पे बात किया गया कि रेलवे ज्यादातर जो बोलते हैं कि 70% जो है रेलवे पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे इकोनॉमिक्स, हमारे ये जो बजट में। तो 70% पार्टिसिपेट कर रहा है, आमदनी, रफ्तानी, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, जितने भी हम बात करते हैं रेलवे का योगदान ज्यादा है, ये बोला गया। तो इसी के वजह से 1921 में एकवर्थ कमेटी का रिकमेंडेशन था, जिसके वजह से 1924 से जनरल बजट और रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। तो रेलवे बजट कब कौन से साल से हो रहा है भारत में? 1924 से, जो कि उस वक्त पे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। उसी वक्त से रेलवे बजट अलग ही पेश होता है, जो कि 2016 तक हुआ था। 2017 के बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। फिर आया इसीलिए रेलवे बजट 1924 से। तो देख लीजिए 1924 2016 इतने वक्त तक रेलवे बजट सेपरेट ये किया जाता था जनरल बजट से, जो कि सिर्फ रेलवे मिनिस्टर ही रेलवे बजट को ये करते थे। तो ये ऐसा क्या किया गया जो कि रेलवे बजट को मर्ज करने के लिए कौन से एक्ट में सुधार किया गया? तो ये जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्ट 1961, इसी एक्ट के तहत जो कि हमारा रेलवे बजट है जनरल बजट में विलय कर दिया गया। इस बजट का मीनिंग क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्ट 1961 are made by the President of India under the Article 77 by the Constitution for the allocation of the business of the Government of India, जो कि बिजनेस ऑफ जो कि हमारा गवर्नमेंट का जो ये है, तो उसे बिजनेस भी बोला जाता है। एलोकेशन ऑफ द बिजनेस, क्या क्या किसको क्या क्या मिलना चाहिए, इसको बिजनेस ही बोला जाता है। The Ministry of Department of the Government are created by the President and advised to the Prime Minister under the rules। इस प्राइम मिनिस्टर के रूल्स के तहत ये बहुत सारा प्रावधान होता है। इसी रूल को संशोधन करके इसको जो बोलते हैं कि मर्ज कर दिया गया। ये हमारा 2017 में, इसीलिए रेलवे बजट और जनरल बजट एक साथ 2017 से पेश किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे बजट के बैकग्राउंड के बारे में, सब हम देख लिए कि थोड़ा बहुत बजट के बारे में जान लिए। अभी देखते हैं कि बजट का बैकग्राउंड क्या है, ये बजट शुरू कब से हुआ था, और जो ये बजट कौन कौन से हमारे कौन ज्यादातर बजट पार्लियामेंट में ये परिस्थापना किए हैं, कि जैसे कि बजट टेबल में लाए हैं, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर का रोल ज्यादा रहा, कौन पहले रहे, ये सब के बारे में हम बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो हमारा बजट पहली बार 1860 में भारत में बना था। तो 1860 के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बजट कहाँ से बनता था? इंडिया में बनता था? नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पहले पास होता था, फिर उसके बाद इंडिया में पेश किया जाता था। तो ये जैसे कि दो तरीके के बजट रहते थे कि वहां पे पास होगा, यहाँ पे आके पास होगा। ये शुरू हुआ भारत में 1860 से। 1860 में पहले बजट कौन परिस्थापना किए थे? जो थे जेम्स विल्सन, जो कि 18 फरवरी 1860 को, जो कि पहले बजट प्री इंडिपेंडेंस में पहले स्थापन किए थे, जो कि एक ब्रिटिशर्स भी थे, जेम्स विल्सन। फिर उसके बाद अगर देखेंगे भारत इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस बजट 1946 9 अक्टूबर से लेकर 14 अगस्त 1947 तक जो बजट ये किए थे हमारे लियाकत अली उस वक्त के पहले थे। फिर उसके बाद 47 के बाद अलग आ जाता है, तो उस वक्त थे हमारा सनमुगन सेठी, जो कि फर्स्ट हमारे बजट स्थापना किए थे, जो कि आफ्टर
पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस अगस्त 15 को हो गया था, 26 नवंबर 1947 से वो जो बोलते हैं पहला बजट इंडिपेंडेंस के बाद पहला कौन बजट स्थापना किए थे, वो थे शनमुगम सेठी। लेकिन जब हमारा अगर देखा जाए प्रीवियस में 1947 के प्रीवियस लियाकत अली थे, और पहले कौन थे जो कि जेम्स विल्सन 18 फरवरी 1860 को ये किए थे। आप डेट के ऊपर भी गौर कीजिएगा। तो ये रहा। फिर उसके बाद हम जॉन मथाई के नाम सुनते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में जॉन मथाई का रोल बहुत बढ़ा रहा है। हाँ, दूसरे जो थे हमारे बजट के स्थापना किए थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे जॉन मथाई, जो कि 1949, 50, 51 तक रहे। लेकिन हमारा जनरल इलेक्शन के बारे में हम जानते हैं 1952 में हुआ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद जो हमारे जो बोलते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो बजट स्थापन किया गया था वो हमारे सीडी देशमुख साहब जी ने किए थे। तो जो कि 1952 में सीडी देशमुख इज द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट बजट, इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट जो बोलते हैं परिस्थापन किए थे सीडी देशमुख, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी थे, पहले रह चुके थे। तो सीडी देशमुख साहब ये बजट ये किए। फिर ये जब बजट के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर आता है कि ये रेलवे के जो बजट को मर्ज कर दिया गया। कोई तो कमेटी बैठा होगा, कौन सा कमेटी था? इसके लिए दो टाइप का कमेटी बैठा था। एक था विवेक देबरॉय कमेटी जो कि रेलवे को मर्ज कर किया जाने के लिए ये किया गया था 2016-17 में, जो कि 2017 में मर्ज हो गया। दूसरा कमेटी था जिसके रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट मान लिए। दूसरा कमेटी क्या था? एक था कि हमारा जो कि अगस्त के सेकेंड वीक में ये कमेटी को क्रिएट किया गया और बोला गया कि अगस्त 31 तक तुम दोनों डिसाइड कर लो कि ये जो बोलते हैं रेलवे बजट को हम मार्च करके ही रहेंगे। दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है? रेलवे मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठ के जो बोलते हैं विमर्श किया और बोले कि नहीं, हमें जो बोलते हैं कि रेलवे बजट को जनरल बजट से मार्क कर दिया जाना चाहिए, जो कि 5 मेंबर्स वाला कमेटी था। तो कमेटी क्या था? विवेक देबरॉय कमेटी। तो जब हम बात करते हैं कि सीडी देशमुख हमारे फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट के बजट स्थापन करने वाले पहले थे। तो उसके बाद अगर देखेंगे शनमुगम सेठी जो थे कि पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस के वक्त से, और फिर आता है 1955-56 में पहली बार बजट में हिंदी भाषा का यूज किया गया। पहली बार 1955-56 में, और उस वक्त तक इंग्लिश में ही बजट ये पार्लियामेंट में पारित होता था, लेकिन जो बोलते हैं 1955-56 में हिंदी लैंग्वेज को ऐड किया गया। 64-68 के बजट में जो कि फरवरी 29, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे मोरारजी देसाई, उनके बर्थडे पे वो बजट पार्लियामेंट में स्थापन करते थे, जो कि उनका बर्थडे था फरवरी 29। जैसे कि मैंने बोला फरवरी के लास्ट में ये बजट ये होता था। मोरारजी देसाई ये थे। फिर 1970 में इंदिरा गांधी पहले फीमेल जो बने जो कि बजट को पार्लियामेंट के सामने परिस्थापन किए थे। जैसे कि बोला जाए कि एक्चुअली है क्या, वैसे तो बोलते हैं कि 1970 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इंदिरा गांधी थे, लेकिन उस वक्त पे उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी दायित्व था, तो इसीलिए वो पहले फीमेल भी बने। और अगर प्राइम मिनिस्टर के ओर से देखा जाए कि कौन से प्राइम मिनिस्टर पहले अपने प्राइम मिनिस्टर होते हुए बजट ये किए थे, जो थे जवाहरलाल नेहरू 1958 में। 1958 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो कि बजट हमारे पार्लियामेंट में स्थापन किए थे। ये था हमारा टोटल के बारे में, जो उसके बैकग्राउंड के बारे में। जब हम बात करते हैं कि बजट के टोटल डिटेल्स के बारे में, तो एक्चुअली ये बजट डॉक्यूमेंट जो है ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। ये पार्ट बी क्या है? पार्ट ए में क्या बोला गया है? एवरी सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी भारत में जो सेक्टर हैं उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इसके ऊपर पार्ट ए में डिस्क्राइब किया गया है। और पार्ट ए में और एक चीज डिस्क्राइब किया है, न्यू स्कीम। जितने गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं वो बजट के न्यू स्कीम पार्ट ए में होता है, क्योंकि बजट का दो पार्ट होता है। दूसरा पार्ट क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स, जो कि पार्ट बी होता है, कि गवर्नमेंट खर्चा कितना करेगा उसके ऊपर ये बयां किया गया है। और है कि मिनिस्ट्री फंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिलना चाहिए, रेवेन्यू कितना खर्चा हुआ उसके ऊपर, सब्सिडी मिलने के लिए, ये पार्ट बी में बोला गया है। पार्ट ए में देखिए एवरी सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू स्कीम, इसके बारे में। और जो है पार्ट बी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, मिनिस्ट्री को जो बोलते हैं फंड एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, रेवेन्यू के बारे में और सब्सिडी के बारे में, ये मेंशन किया गया है उसके बजट के दोनों पार्ट में। जब हम बजट पार्ट के बारे में बात करते हैं तो
ऐसा क्या हुआ था कि बजट को हमें सीक्रेसी रखने के लिए जरूरत पड़ गया? 1947 में हग डाल्टन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि पार्लियामेंट में और जो हमारे यूके के ट्रेजरी सेक्रेटरी भी थे, वो बोले थे कि हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो पास हो चुका है बजट, अभी इंडिया में पास कर ही देते हैं। तो ऐसे ही जो बोलते कोई जर्नलिस्ट को वो बोल दिए थे। उसी के वजह से उस वक्त से जो ऐसे जो पब्लिकली हो गया था बजट, इसी के वजह से उन्हें यूके ट्रेजरी सेक्रेटरी से रिजाइन कर दिया गया था, मतलब कि उन्हें रिमूव कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। इसीलिए बजट जो बोलते हैं बहुत जरूरी हो जाता है। अगर क्योंकि जब बजट आता है आप देखते होंगे शेयर मार्केट अप डाउन हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये ऐसे होता है। तो बजट का जो बोलते हैं रोल हमारे भारत में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो 1957 में जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे टी कृष्णमाचारी, उस वक्त पे वो एक जो बजट में ये बोले थे इंपोर्ट में लाइसेंस ज्यादातर लगाया जाएगा, एक्सपोर्ट रिस्क एक रिस्क इंश्योरेंस, फिर उसके बाद वेल्थ टैक्स बढ़ाया गया, एक्साइज 400% इंक्रीज कर दिया गया। टी कृष्णमाचारी 1957 में ये किए थे। 1973 में ये किया गया, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि यशवंत राव चौहान थे, उस वक्त पे वो क्या किए, वो जो कि आज के डेट में इंश्योरेंस कंपनी, हमारा कॉपर कॉर्पोरेशन और जो है कि हमारा कोल माइंस, इन तीनों को नेशनलाइज कर दिए। 1991 में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी बदला गया, जो कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। 1997 में जो जबकि पी चिदम्बरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त पे ये किया गया कि जो कंपनी टैक्स है उसे जो बोलते हैं उस पॉलिसी को बदला गया और एक स्कीम को लॉन्च किया गया, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम लॉन्च किया गया, वीडीआईएस स्कीम, जो कि चिदम्बरम के वक्त पे हुआ था। 1991 के वक्त पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे ये मनमोहन सिंह थे, 97 के वक्त पे चिदम्बरम थे। उस बजट में ये बोला गया। अभी तक जब हम बजट के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा बार बजट ये क्वेश्चन में आता है, ये कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस में, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, हर एग्जाम में भी आता है कि रेलवे में कौन सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तावना किए हैं, जो बोलते हैं पार्लियामेंट में, जो है कि मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार वो बजट पार्लियामेंट के सामने रखे हैं। तो फर्स्ट फुल टर्म फाइनेंस मिनिस्टर जो कि बजट रखे हैं वो है निर्मला सीतारमण, जो आज के डेट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि लॉन्गेस्ट स्पीच दिए थे 1991 के वक्त पे, जो कि एलपीजी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा ये रिफॉर्म भी था, जो मनमोहन सिंह थे। लेकिन पेजेस वाइज लॉन्गेस्ट स्पीच अगर बोला जाए, प्रणब मुखर्जी 2009, और अभी अभी जो हमारा 2019-20 का जो बजट हुआ, निर्मला सीतारमण, ये बोला जाता है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में जानते हैं, एक्चुअली बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, बजट को क्या होना चाहिए, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करते हैं, द प्रेसिडेंट शैल बी रेस्पेक्ट टू द एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी द लेड बिफोर द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट स्टेटमेंट एस्टिमेटेड द रिसिप्ट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दिस ईयर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर होता है, उसको जो बोलते हैं पार्लियामेंट के सामने ये करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पार्लियामेंट में ये है, लोकसभा राज्यसभा बोथ हाउस हैं, लोकसभा में सिर्फ मनी बिल पास सकता है, मतलब कि एक्सपेंडिचर रिलेटेड, खर्चा के रिलेटेड, ये सिर्फ जो बोलते लोकसभा में हो सकता है। लेकिन ये बिल राज्यसभा में, हम जैसे कि बात करते हैं कि राज्यसभा में बिल पास नहीं होगा ये, लेकिन मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा के लिए ही है। राज्यसभा वो डिस्कशन के लिए जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के पास वो पावर नहीं है जो कि वो पास कर सके, वो सिर्फ डिस्कशन के लिए ही जाएगा। तो जैसे कि बोला गया कि मनी बिल के रिलेटेड, नो डिमांड फॉर द ग्रांट शैल बी मेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे नो डिमांड फॉर द ग्रांट शैल बी मोर एक्सेप्ट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा है नो मनी शैल बी विथड्रॉन फॉर द कैंडिडेट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। एप्रोप्रिएशन लॉ के बारे में हम इसके थोड़े देर के बाद डिटेल्स में देखेंगे। मनी बिल जो है कि सिर्फ लोकसभा में ये होगा। नो टैक्स शैल बी लेविड विद द एबॉलिश द टैक्स बट द एनएचए इंक्रीज, मतलब कि ये सिर्फ सब पावर जो बोलते हैं लोकसभा के पास है, ज्यादातर राज्यसभा में डिस्कशन होने के लिए जा सकता है। एप्रोप्रिएशन बिल, जब हमारा जो खर्चा ये है जिसका कि एप्रोप्रिएट किया जाता है, ये बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास ये बिल जब जाता है, जब पास हो जाता है, उसे एप्रोप्रिएशन एक्ट बोला जाता है। इसके तहत जैसे कि राज्यसभा का कुछ पावर नहीं है, नो पावर डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स, मतलब कि किसको कितना ये होना चाहिए, इसका जो बोलते हैं पूरा पावर जो बोलते हैं राज्यसभा के नहीं है, सब पावर मनी बिल के रिलेटेड ये सब लोकसभा के पास ही है, जो कि इट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा, जो कि लोकसभा को बहुत जो बोलते हैं ताकतवर फील करवाता है मनी बिल रिलेटेड। राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल, मतलब कि अगर ये राज्यसभा के पास जाएगा मनी बिल, लेकिन
अगर जो बोलते हैं कि राज्यसभा बोला कि डिसएग्री भी हुआ तब भी ये 14 दिन के अंदर पास हो जाएगा। यही है लोकसभा का खूबसूरती मनी बिल के ऊपर, जो कि है कि द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय राज्यसभा इन दिस रिगार्ड। मतलब कि राज्यसभा कुछ माने या ना माने, लेकिन ये बिल पारित हो ही जाएगा 14 दिन के अंदर। तो द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। जो कि एक्सपेंडिचर चार्ज, देखिए एक्चुअली जब हमारा बजट होता है, बजट में दो टाइप का रहता है। एक होता है बजट आर टू टाइप, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है, अगर हम बात करेंगे, एक चार्ज होता है जो कि हमारा खर्चे के ऊपर और है एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये दो टाइप का होता है, जो कि उसमें एक वोट करता है पार्लियामेंट और दूसरे में नॉन वोटेड रहता है। तो क्या क्या सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है वो वोट कर सकते हैं इसके ऊपर, तो जो बजट होता है उसके ऊपर वोट कर सकते हैं, और किसमें वोट नहीं कर सकते। तो वोट कौन कौन से चीज में नहीं होता पहले हम देख लेते हैं। पहले होता है चार्ज ऑन, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द्वारा नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां पे वोटेबल नहीं रहता, मतलब कि वोट नहीं डाल सकते कि ये इसको बदलना चाहिए, ये क्या है, ये पास होगा तो लोकसभा से पास ही हो जाएगा, इसमें वोट नहीं है। लेकिन जो सब ये वोट डालने के लिए अलग है, तो वोट कौन कौन से चीज में हम बदलाव करने के लिए नहीं डाला जाता। एक है सैलरी अलाउंस, हमारा पेंशन ऑफ द कंट्रोलर जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन, हाई कोर्ट के जस्टिस, फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जो कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, फिर लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, फिर आते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के जो बोलते हैं सैलरी के ऊपर यहाँ पे वोटेड नहीं डाला जाएगा। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट सो चार्ज, मतलब कि अगर जो बोलते हैं कि इन सब के ऊपर ये वोट नहीं डाला जाएगा ये बिल पास होने के लिए, लेकिन बाकी सब चीज में वोट डाला जा सकता है कि नहीं इतना पैसा इतना होगा तो यहाँ पे वोट डालना ही पड़ेगा, वो कि पार्लियामेंट के द्वारा ये है। जो कि हमारा स्टेजेस ऑफ इनेक्टमेंट है। स्टेजेस ऑफ इनेक्टमेंट मतलब कि जब हम बजट परिस्थापना करते हैं पार्लियामेंट के सामने, इसका स्टेजेस क्या है, इसका 5 स्टेज है, सॉरी 6 स्टेज है, 6 स्टेज है। पहला स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जो कि हम बजट को प्रेजेंटेशन करते हैं। दूसरा है कि हमारा जनरल डिस्कशन, देखिए हर किसी चीज में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। दूसरा है कि एक जनरल डिस्कशन, एक मोटा मोटी तौर पे कुछ भी अगर प्रेजेंटेशन डालेंगे तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होना चाहिए, वैसे बजट में भी होता है। तीसरा है स्क्रूटिनी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द कमिटी, जो कि कमिटी है उसके द्वारा स्क्रूटिनी किया जाए, स्क्रूटिनी बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। चौथा है कि वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, कितना किसको मिलना चाहिए उसके ऊपर जो बोलते हैं कि वोटिंग किया जाएगा। किस में वोटिंग होता है, जैसे कि मैंने बोला कि किन किन में वोटिंग नहीं होता, बोला वोटिंग किस किस में होता है, बाकी सब चीज में वोटिंग होगा है। इस चीज में सैलरी अलाउंस एक्सपेंसेस, जो कि पार्लियामेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ये है, इसमें जो बोलते हैं कि वोटिंग नहीं होगा, बाकी सब में वोटिंग हो सकता है कि ये करने के लिए। 5 नंबर है पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल, जो एप्रोप्रिएशन बिल है इसके ऊपर पास होगा, जो एक्ट बनेगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा इसके तहत। 5 छठा है पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल के ऊपर ये रहेगा। और एक है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जो कि डिमांड्स ग्रांट्स के ऊपर जो डिमांड है। तो ये रहा टोटल हमारा 6 स्टेजेस ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। तो अगर हम देखेंगे बजट स्पीच इन लोकसभा, जो हमारे बजट का स्पीच देते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इन द राज्यसभा ओनली डिस्कस इट हैज द नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। जो कि जो बजट होता है राज्यसभा के पास कुछ ऐसा पावर नहीं है कि जो बोलते हैं वो बजट को रोक दे, उसमें जो बोलते हैं सुधार करे ये करे, नहीं, सिर्फ डिस्कशन के लिए जा सकता है, उसका कुछ पावर ही नहीं है कि वोट्स भी कर सके ये कर सके। लेकिन जब हम 6 स्टेज के बारे में बजट जानते हैं, तो पहला स्टेज क्या है, बजट डॉक्यूमेंट। बजट डॉक्यूमेंट जो कि पार्लियामेंट के सामने पारित होता है, इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि पहला रहा बजट स्पीच, आप सुन रहे होंगे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। दूसरा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 के तहत पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिस्क्राइब किया गया है। तीसरा है डिमांड फॉर ग्रांट्स, चौथा है एप्रोप्रिएशन बिल, पांचवा है फाइनेंशियल बिल, एंड छठा है एफआरबीएम फाइनेंशियल, एफआरबीएम एक्ट 2003 का ये है। एफआरबीएम एक्ट मोटा मोटी तौर पे मैं बोलता हूँ कि ये 3 स्टेज है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल में, दूसरा है फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड, तीसरा है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। इसके ऊपर जो बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट रन करता है। फिर आता है एक्सपेंडिचर बजट, फिर आता है हमारा एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, और आता है रिसिप्ट बजट और मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग प्रोविजनल और द फाइनेंस
फाइनेंस रिलेटेड बिल जो है, बजट एट ए ग्लांस, जो कि ग्लांस के ऊपर जो बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन किया बजट कौन कौन से ऊपर जो बोलते हैं डिस्कशन किया जाएगा, और है कि आउटकम बजट, जो बजट का एक आउटकम है। अगर इनकम हम डाल रहे हैं तो जो बोलते हैं आउटकम भी तो हमें मिलना चाहिए ना, बजट का जो बोलते हैं कि एक एफिशिएंसी भी तो होना चाहिए इसी के ऊपर। और इस रिपोर्ट के आधार पे जब जो बोलते हैं प्रीवियस कुछ दिनों के बाद एक रिपोर्ट भी पब्लिश गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा होता है, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे के नाम से जानते हैं, जो कि आज के डेट में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं के सुब्रमण्यम, जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आप जानते होंगे। दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द स्टेटस ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के ऊपर जो बोलते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट ये होता है। जो दूसरा है कि जब हम बजट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, फिर आता है दूसरा है स्क्रूटनी ऑफ द डिपार्टमेंटल कमिटी। डिपार्टमेंटल कमिटी देखिए 1993 से ये हमारा डिपार्टमेंटल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी चल रहा है, जो कि हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो पार्लियामेंट्री कमेटी में बोल चुका हूं कि स्टैंडिंग कमेटी क्या है, ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी में इसके पास ये रहता है कि स्क्रूटिनी का चार्ज। स्क्रूटिनी एक्चुअली है क्या? जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो उसमें स्क्रूटिनी रहना जरूरी है। तो ये जो बजट होता है, ये जो 24 स्टैंडिंग कमेटी है, ये 24 स्टैंडिंग कमेटी के पास ये डिस्कशन होने के लिए जाता है कि इसमें ये रहना चाहिए, ये जो कि 1993 से था, फिर उसको बाद 24 बढ़ा दिया गया 2003 और 2004 में इसको बढ़ा दिया गया स्टैंडिंग कमेटी को, जो कि आज के डेट में 24 स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। फिर आता है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, जो कि कुछ ग्रांट होता है उसमें जो बोलते हैं वोटिंग के, जैसे कि मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जजेस, हमारे हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इन सब के जो सैलरी अलाउंस ये सब है, इसके ऊपर कुछ वोटेड नहीं होता, ये ऐसे ही पास हो जाता है। लेकिन बाकी सब चीज के ऊपर वोट होता है कि क्या होना चाहिए। तो किन चीज में ऊपर वोट होगा? जो कि पॉलिसी कट मोशन है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक कट मोशन है, टोकन कट मोशन, ये तीनों मोशन जो बोलते हैं कि हमारा वोटिंग डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स, इसके ऊपर लागू होता है। तो एप्रोप्रिएशन बिल एक्चुअली है क्या? पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल, जैसे कि मैंने बोला कि सपोज फाइनेंशियल ईयर जो एक साल का होता है, जैसे कि मैंने बोला कि 12 महीने टोटल फाइनेंशियल होता है, जैसे अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, अगर इंक्रीज करना हो कि नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में इतना नहीं और थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा, जो उसका पैसा है, जो कि उस पैसे से 1/6 मतलब 1/6 पैसे हम यूज कर सकते हैं सिर्फ 2 महीने के लिए, ज्यादा नहीं। और ये पैसा हम कहां से यूज कर सकते हैं? जो भारत सरकार का जो फंड है, जो 3 फंड्स रहता है, पहला फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, और तीसरा है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में भारत के संविधान में मेंशन किया गया है, जो कि आर्टिकल 266 के तहत आता है। और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो ये फंड है, ये भी आर्टिकल 266 के तहत आता है। और जो है कि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 267 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आता है, ये रहता है। तो इसके लिए हम 2 महीने के लिए ये कर सकते हैं। जो कि पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, जो कि फाइनेंस जो खर्चा हुआ है इसके ऊपर जो बिल पास होगा, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ द टैक्सेशन एक्ट ऑफ 1931, इसी के तहत फाइनेंस बिल मस्ट बी इनेक्टेड विद इन द 75 डे। जो फाइनेंस बिल होता है ये 75 डे के अंदर ये पारित हो जाना चाहिए। किस एक्ट के थ्रू? प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931 के तहत, इसके तहत ये हो जाना चाहिए। अगर हम जब बजट के बारे में बात करते हैं तो हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बजट के ऊपर ये किया जाता है? जो कि ये यूपी। इस पर अगर 2018-19 का देखा जाए 5,12,860 करोड़ रुपया बजट के ऊपर खर्चा हुआ है। तो ये जो बोलते हैं सबसे बड़ा स्टेट भी है, और जो बोलते हैं सबसे ज्यादा बजट यूपी में ही खर्चा होता है। जो दूसरा है वो महाराष्ट्र है 4,04,794 करोड़, और तीसरा है तमिलनाडु करीब 3,390 करोड़ ये है। और जो कि हमारे ओडिशा का बजट है 1,50,000 करोड़ का बजट रहता है, ये हर साल आना, मतलब कि अभी 2019-20 तक रिपोर्ट में अगर देखा जाए ये बजट आज के डेट में है। सबसे ज्यादा है यूपी हमारा, जो है कि 5,12,860 करोड़। ये रहा टोटल बजट के ऊपर डिस्कशन। थैंक यू।